Hi everyone, I am Rajat and I study in class 9th. So friends, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 4 विच इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम. सो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 1 विच वाज मैटर इन आवर सराउंडिंग में मैटर के बारे में डिस्कस किया. देन इन द सेकेंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर में हमने देखा कि हमारे आसपास जो मैटर है ये प्योर है या इम्प्योर. हमने एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में भी डिस्कस किया. देन इन द थर्ड चैप्टर विच वॉज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमने मैटर की सबसे छोटी यूनिट विच इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया. सो इस चैप्टर में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एटम के अंदर क्या क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं. हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी कैसे डिस्कवरी हुई. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉपिक्स को कवर करते आ रहे हैं. ओके, सो इस वीडियो में हम ये पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे. इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं हम उनको अच्छे से समझेंगे. सो इस वीडियो को देखने के बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ द एटम ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो वॉच द वीडियो टिल द एंड. और फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर की जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं इन सब की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. सो वहां जाके आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम वन बाय वन इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, हम एक बेसिक इंट्रो देखेंगे चैप्टर का. देन चार्ज पार्टिकल्स इन एटम, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, how are electrons distributed in different orbits. Okay, then valency, atomic number and mass number, isotopes and isobars. So ये सभी टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम इन डिटेल इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन. सो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. सो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हमने चैप्टर नंबर 3 विच वाज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिस्कस करी थी. सो इस थ्योरी में जॉन डाल्टन जो कि एक साइंटिस्ट हैं उन्होंने 6 पोस्टुलेट दिए थे. टोटल 6 पोस्टुलेट दिए थे एंड उन 6 पोस्टुलेट में हम पहले 2 पोस्टुलेट्स डिस्कस करेंगे. ओके, सो द फर्स्ट पोस्टुलेट वाज all matter is made up of very tiny particles called atoms. So yes, this is true कि कोई भी मैटर हो जो सबसे टाइनी पार्टिकल होते हैं वो होते हैं एटम, जिससे वो मैटर बनता है. ओके, सो द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज एटम. देन atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed in a chemical reaction. So atom होते हैं indivisible particle, मतलब ऐसे particle जिन्हें हम आगे further divide नहीं कर सकते हैं and they cannot be created or destroyed in a chemical reaction. So क्या ये postulate true है या false है? क्योंकि देखो एटम क्या सच्ची में इंडिविजिबल पार्टिकल हैं या हम एटम को आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं. सो are atoms really indivisible and why do atoms of different elements differ from each other in their mass and properties. So ये भी था डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में एक पोस्टुलेट था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम की जो मास एंड प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है. सो ऐसा क्यों होता है? सो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखेंगे. देन वाई डू एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स. सो ये भी था कि जब एटम्स केमिकली कंबाइन होते हैं सो मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, है ना. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के 2 एटम्स O2 का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन के 3 एटम्स O3 विच इज ओजोन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं. सो ऐसा क्यों होता है? सो इन सभी क्वेश्चन के आंसर हम आगे जब चैप्टर डिस्कस करेंगे उसमें इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमें मिल जाएंगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं विथ द चार्ज पार्टिकल इन एटम. सो फ्रेंड्स, सबसे पहले चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? सो ऐसे पार्टिकल्स जिन पर एक चार्ज होता है उन्हें हम चार्ज पार्टिकल्स कहते हैं. सो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो ऐसे पार्टिकल्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं कैटायन एंड ऐसे पार्टिकल्स जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें हम कहते हैं एनायन. सो चार्ज पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं. पॉजिटिव चार्ज होता है जिस पार्टिकल पे उसे हम कैटायन कहते हैं. नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज नोन एज एनायन. सो ये सब हमने चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में डिस्कस किया था. सो
When we rub a comb to our dry hair, so it start attracting the pieces of paper around it. So friends, ये एक्सपेरिमेंट तो आपने परफॉर्म किया ही होगा कि जब हम किसी भी कंघी को, कोम को अपने बालों से रगड़ते हैं और फिर जब हम उसे पेपर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनके पास लेके जाते हैं, सो वो उससे चिपक जाते हैं छोटे छोटे पीसेस पेपर के. सो ऐसा क्यों होता है? Why does that comb attract the pieces of paper around it? Why? Because when we rub the comb, it becomes electrically charged. जब हम उस comb को अपने hair से rub करते हैं, so वो क्या हो जाता है, वो comb electrically charge हो जाता है, उस पर एक charge आ जाता है and start attracting other uncharged object around it. और वो क्या करता है, जो और भी जो uncharged objects हैं उनको attract करना शुरू कर देता है. For example, paper के pieces. Okay, so this means that atoms are divisible and they contain charged particles inside them. So इसका क्या मतलब है कि atoms के अंदर क्या है, charged particles हैं. क्यों? क्योंकि जब हम इसे रब करते हैं, इसका मतलब जो कोम के जो atoms हैं वो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, उन पर कोई चार्ज है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और मतलब जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. सो यहाँ पर जो कोम के जो एटम्स हैं वो पेपर के एटम्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ. इसका मतलब एटम है सबसे पहले तो डिविजिबल है, इट इज नॉट इनडिविजिबल एंड दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड देम. एटम के अंदर क्या है, चार्ज पार्टिकल्स हैं. ओके, सो अब इन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स देखो, हमने जो डेल्टन एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि डेल्टन ने क्या कहा था, जॉन डेल्टन ने, कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, लेकिन एटम्स क्या है, डिविजिबल हैं. दे कंटेन चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड देम. सो यहाँ से डेल्टन एटॉमिक थ्योरी हो गई प्रूव रॉन्ग. सो द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रॉन्ग. एंड अब हम डिस्कस करेंगे इन चार्ज पार्टिकल्स के बारे में. सो द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एटम. सो फ्रेंड्स, एक एटम में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. सो प्रोटॉन है फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल एंड इट हैज अ पॉजिटिव चार्ज. सो प्रोटॉन पर है पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन पर है नेगेटिव चार्ज. न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज, मतलब न्यूट्रॉन है न्यूट्रल, उस पे ना ही पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव चार्ज. ओके, सो इट इज न्यूट्रल. सो ये है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, द 3 चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड अ एटम. सो आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं, ये है एक एटम और यहाँ पे बीच में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस. सो इसके बारे में इन डिटेल हम आगे डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर के बारे में. सो यहाँ पे बीच में होता है न्यूक्लियस और उस न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन. सो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर इन द शेल्स. जैसे सन के अराउंड जैसे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट्स. ओके, सो ये 3 सब एटॉमिक पार्टिकल. अब हम इनके बारे में इन डिटेल और डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन. सो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा है, रिलेटिव चार्ज. इट इज -1 बिकॉज इट इज अ नेगेटिव सब एटॉमिक पार्टिकल. देन द रिलेटिव मास. सो रिलेटिव मास से पहले हम इसका एब्सोल्यूट मास देखते हैं कि इसका केजी में मास कितना है. सो इट इज 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg. सो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का मास कितना ज्यादा कम है, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. सो हम इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल मानते हैं, मतलब हम इसे कंसिडर नहीं करते हैं. ओके, सो नाउ द एब्सोल्यूट चार्ज है इस पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो ये है चार्ज इन कॉलम. यहाँ पे C क्यों लिखा है, कॉलम इज द यूनिट फॉर मेजरिंग द चार्ज. देन यहाँ पे माइनस का सिंबल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है. ओके, सो अब ये रिलेटिव मास क्या है फ्रेंड्स, इट इज 1/1836. मतलब जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है जो कि सेम होता है. सो जब हम एक प्रोटॉन के मास को 1836 से डिवाइड करेंगे, सो तब हमें एक इलेक्ट्रॉन का मास मिलेगा. सो दिस शोज कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना ज्यादा कम होता है. ओके, सो अब बात करते हैं प्रोटॉन की. सो प्रोटॉन पर रिलेटिव चार्ज है +1 ऑब्वियसली. सो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पर. एंड इसका मास क्या होता है, प्रोटॉन का 1, रिलेटिव मास इज 1. एंड न्यूट्रॉन का भी रिलेटिव मास 1 ही होता है, मतलब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, अप्रॉक्स इट इज सेम. देन चार्ज. सो प्रोटॉन पर चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, +1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इन पर क्या चार्ज सेम है, जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का वो सेम है, बस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है. देन
एब्सोल्यूट मास, सो प्रोटॉन का मास क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। ओके, सो जब आप इस प्रोटॉन के मास को 1836 से डिवाइड करते हो सो आपको इलेक्ट्रॉन का एब्सोल्यूट मास मिलेगा। ओके, सो अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, विच मीन्स न्यूट्रल। सो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, प्रोटॉन को p प्लस एंड इलेक्ट्रॉन e माइनस। सो न्यूट्रॉन इज अ न्यूट्रल, सो इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। देन रिलेटिव मास इज 1, सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, सेम होता है, एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, बस यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है, चार्ज की जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू है वो डिफरेंट है। ओके, एब्सोल्यूट चार्ज, सो एब्सोल्यूट चार्ज न्यूट्रॉन का है 0 क्योंकि वो उस पर कोई भी चार्ज है ही नहीं, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। एंड मास, मास क्या होता है, मास इज सेम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो इनका मास क्या है, सेम है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, सो मास आपको पता है AMU में हम मेजर करते हैं, एंड एक प्रोटॉन का मास क्या होता है 1 AMU, सिमिलरली एक न्यूट्रॉन का मास भी होता है 1 AMU। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हमने तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस कर लिया इन डिटेल। नाउ वी विल डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, किन किन साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी करी। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय J.J. थॉमसन एंड इलेक्ट्रॉन आर ऑल्सो नोन एज कैथोड रेज। सो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है एटम में, एंड इस पार्टिकल की डिस्कवरी करी थी J.J. थॉमसन ने। सो ये है J.J. थॉमसन, एंड इलेक्ट्रॉन को हम कैथोड रेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स कैथोड रेस ऐसी रेज हैं जिनमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ट्रेवल करते हैं। ओके, सो देन प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन। सो अर्नेस्ट गोल्डस्टीन का पूरा नाम है, एंड ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन, एंड प्रोटॉन को हम कैनल रेस भी कहते हैं। सो कैनल रेस ऐसी रेस हैं जिनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या फिर प्रोटॉन्स ट्रेवल करते हैं। ओके, सो ये है E. गोल्डस्टीन एंड ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन्स। देन न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। सो जेम्स चैडविक है ये, और इन्होंने न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है उसकी डिस्कवरी करी थी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सो J.J. थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, उन्होंने एक एटम का मॉडल भी प्रेजेंट करा था। ओके, सो अब हम उस एटम के मॉडल को डिस्कस करेंगे। ओके, so an atom is a uniform sphere of positive charges due to the presence of protons as well as negative charges due to the presence of electrons. So J.J. थॉमसन ने कहा कि एटम एक यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब एक सर्कुलर शेप का एक स्फीयर है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, और उसमें नेगेटिव चार्ज भी है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, सो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की डिस्कशन नहीं हुई थी क्योंकि तब तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए ही नहीं थे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ही डिस्कवर हुए थे। ओके, सो एटम as a whole is electrically neutral because the negative and positive charges are equal in magnitude. So J.J. थॉमसन ने बताया था कि एटम क्या होता है, होल एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज विच मीन्स प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन दे बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं नंबर में। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 प्रोटॉन होंगे। इसकी वजह से एक है पॉजिटिव चार्ज, एक है नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब एटम क्या हो जाएगा, एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सो वो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे चार्जेस, एंड द एटम विल बी न्यूट्रल। ओके, बिकॉज द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स है वो इक्वल है नंबर में। ओके, सो दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज द वाटरमेलन मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल एंड एप्पल पाई मॉडल। सो यहाँ पे हम इसे वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं एंड प्लम पुडिंग मॉडल क्यों कहते हैं, सो इसका रीजन हम आगे डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हैं कि वाटरमेलन की शेप कैसी होती है, स्फीयर शेप होती है, और उसमें बीच बीच में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं। वैसे ही J.J. थॉमसन ने कहा था कि एटम का मॉडल स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है। क्यों? क्योंकि एटम की शेप भी क्या होती है, स्फीयर शेप में होती है, और उसमें पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। ये जो रेड रेड पार्ट है ये है पॉजिटिव चार्ज, एंड ये जो काले काले सीड्स होते हैं दिस इज द नेगेटिव चार्ज। ओके, एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में, जिसकी वजह से एटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ओके,
So, but Thomson atomic model couldn't explain how the protons and electrons are arranged in a atom. देखो थॉमसन ने ये तो बता दिया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और वो मैग्नीट्यूड में भी इक्वल होते हैं, लेकिन जे थॉमसन ने ये नहीं एक्सप्लेन किया, ही couldn't explain that how the protons and electrons are arranged in a atom. वो एटम में कैसे अरेंज्ड होते हैं ये जे थॉमसन ने एक्सप्लेन नहीं किया. सो इसे एक्सप्लेन किया नेक्स्ट साइंटिस्ट विच इज रदरफोर्ड. ओके, सो इनका पूरा नाम है अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड नाउ वी विल डिस्कस द रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. सो रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम का एक मॉडल प्रेजेंट करा जैसे जे थॉमसन ने करा. अब हम उस मॉडल को डिस्कस करेंगे. ओके, सो अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड विद इन एन एटम. Rutherford designed an experiment for this. In this experiment, fast-moving alpha particles were made to fall on a thin gold foil. So देखो रदरफोर्ड इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स एटम में कैसे अरेंज्ड होते हैं. सो देखो इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी? जे थॉमसन ने, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज्ड होते हैं. ओके, सो ये जानने के लिए रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा जिसको हम कहते हैं अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जिसमें उन्होंने क्या करा, अल्फा पार्टिकल की रेस पास कराई एक गोल्ड फॉइल से. सो अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा पार्टिकल ऐसे पार्टिकल हैं जिसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं. ओके, सो वो एक टाइप से हीलियम के न्यूक्लियस की तरह बॉन्डेड होते हैं. ओके, सो हीलियम के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स. ओके, सो दे मेड टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल. सो गोल्ड फॉइल पर वो अल्फा पार्टिकल की रेस उसने फॉल कराई इन हिज एक्सपेरिमेंट. सो अब वो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कैसे परफॉर्म करा, उसके क्या कंक्लूजन थे, सो उसके बारे में अब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ओके, सो he selected a gold foil because he wanted as thin a layer as possible. This gold foil was about 1000 atom thick. So देखो रदरफोर्ड ने क्या करा, रदरफोर्ड को एक बहुत पतली लेयर चाहिए थी. सो उन्होंने एक गोल्ड फॉइल सेलेक्ट करी क्योंकि उसका जो थिकनेस थी डेट वाज ओनली 1000 एटम्स. सो 1000 एटम वैसे बहुत ज़्यादा लग रहा है लेकिन बहुत कम थिकनेस थी उस फॉइल की. ओके, सो देन अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस. तो जैसे कि मैंने आपको बताया क्योंकि उसमें 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड सिंस दे हैव अ मास ऑफ 4u, क्योंकि न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का मास क्या होता है? सेम होता है. सो 2 प्रोटॉन्स मतलब 2u एंड 2 न्यूट्रॉन्स 2u. सो 2u plus 2u is 4u. Okay, the fast moving alpha particles have a considerably amount of energy. So जो अल्फा पार्टिकल्स इतनी फास्ट स्पीड से ट्रेवल कर रही हैं उनमें बहुत ज़्यादा क्या होती है? they have a lot of energy. Okay, then it was expected that alpha particles would be deflected by the subatomic particle in the gold atom. So जो गोल्ड का फॉइल है उसके एटम्स ये एज्यूम करा जा रहा था कि वो सीधी अल्फा पार्टिकल रेस पास हो जाएंगी क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी है, दे हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी. लेकिन ये जो उसका कंक्लूजन था वो कुछ और ही था. सो उसको हम आगे डिस्कस करेंगे. Since the alpha particles were much heavier than the protons, he didn't expect to see large deflections. लेकिन वो इतनी heavy alpha particle rays थी लेकिन फिर भी वो सीधी नहीं गई, वो डिफ्लेक्ट हो गई अपने पाथ से. सो अब आगे हम डिस्कस करते हैं. सो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये है एक गोल्ड फॉइल, ये येलो येलो है गोल्ड फॉइल एंड यहाँ से ये है रेड रेड अल्फा पार्टिकल बी. सो जैसे ये अल्फा पार्टिकल की रेस आई सो ये गोल्ड के एटम से टकराई ये रेस एंड कुछ अल्फा रेस तो सीधी निकल गई, बिल्कुल जैसे आप देख सकते हैं ये गोल्ड के एटम्स हैं. सो कुछ रेस तो बिल्कुल सीधी निकल गई हैं एंड कुछ रेस डिफ्लेक्ट हो गई. सो इससे क्या पता चलता है कि एटम के अंदर पूरी स्पेस खाली नहीं है, एटम के अंदर कोई मास है. ओके, सो यही था रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट. आप देख सकते हैं ये है अल्फा पार्टिकल एमिटर, इससे अल्फा पार्टिकल रेस निकली और इस गोल्ड फॉइल पे जैसे ही अल्फा रेस टकराई सो यहाँ पे जो एटम्स थे कुछ रेस तो सीधी पास हो गई एंड कुछ रेस एटम का जो न्यूक्लियस होता है सेंटर में मास होता है जिसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं उससे टकराई रेस और डिफ्लेक्ट हो गई. सो कुछ रेस तो थोड़े छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, कुछ रेस पूरी ही वापस आ गई, मतलब 180 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गई. सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था? सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. सो इसके ऑब्जर्वेशन पहले हम देखते हैं. मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल. सो जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल की रेस थी वो स्ट्रेट निकल गई गोल्ड फॉइल से. ओके, एंड
Some of the alpha particles were deflected by foiled by small angles. और कुछ अल्फा पार्टिकल की रे थी जो छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुई. ओके, देन सरप्राइजिंगली 1 out of every 12,000 particles appear to rebound. 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल था जो पूरा 180 डिग्री के एंगल पे रीबाउंड हो गया, मतलब जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया वो अल्फा पार्टिकल. सो इससे क्या पता चलता है कि एटम के अंदर पूरी स्पेस खाली नहीं है. हाँ, ज्यादातर स्पेस खाली है लेकिन कोई ना कोई मास है एटम में. ओके, सो अब इसके हम देखते हैं कंक्लूजन. सो इस पूरे अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो कि रदरफोर्ड ने परफॉर्म करा उसके क्या कंक्लूजन्स थे. ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. यस, क्योंकि ज्यादातर अल्फा रेस तो सीधी निकल गई गोल्ड एटम से. ओके, and because most of the alpha particle pass through the gold foil without getting deflected. Then very few particles were deflected from their path, indicating that the positive charge of the atom occupy very little space. So इससे क्या पता चलता है, जो अल्फा पार्टिकल रेस हैं वो कुछ अल्फा पार्टिकल रेस छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुई. इसका मतलब जो पूरा एटम है उसमें जो पॉजिटिव स्फीयर है वो उसकी वॉल्यूम बहुत कम है एज कंपेयर टू द होल एटम, क्योंकि बहुत कम ही रेस हुई जो पूरी डिफ्लेक्ट हो गई है ना. देन a very small fraction of alpha particles were deflected by 180 degree, मतलब जैसे आई थी वैसे ही वापस चली गई, रीबाउंड हो गई है ना. So indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated at a very small volume. So पूरे एटम है और उसमें बहुत छोटी वॉल्यूम में ही वो मास है, वो पॉजिटिव स्फीयर है. और वो क्या है वो पॉजिटिव स्फीयर? दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. सो अब वो एटम का क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स, और न्यूट्रॉन्स पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है. सो यहाँ पे अगर हम न्यूक्लियस की बात करें सो न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है. ओके, सो on the basis of his experiment, Rutherford put forward the nuclear model of an atom which had the following features. So nuclear model मतलब एटम का वो मॉडल जिसमें न्यूक्लियस की बात करी गई हो. So Rutherford ही वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम के न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी. ओके, सो there is a positively charged center in an atom called the nucleus. न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज क्यों है? क्योंकि उसमें प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स भी है, लेकिन न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज होता ही नहीं है ना. Then nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. So एटम का जितना भी मास है, एटॉमिक मास है, वो ज्यादातर किस में होता है? न्यूक्लियस में ही होता है. क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो शेल्स में है और इलेक्ट्रॉन्स का मास क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम मास होता है. और मास सिर्फ न्यूट्रॉन्स का होता है और प्रोटॉन्स का होता है, और न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स दोनों ही क्या है? न्यूक्लियस में है. सो एटम का मास कैलकुलेट करने के लिए हम उसके न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करते हैं. ओके, सो नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस. देन द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स. तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में सर्कुलर पाथ्स में ऐसे रिवॉल्व करते हैं, जो शेल्स होती हैं, ऑर्बिट्स होती है, उसमें रिवॉल्व करते हैं. ओके, देन the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. से हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि न्यूक्लियस का साइज अगर हम एटम की साइज से कंपेयर करें तो बहुत छोटा है. ओके, आई होप आपको रदरफोर्ड का ये मॉडल अच्छे से क्लियर हो गया है. सो ड्रॉबैक्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. सो जो रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा उसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, मतलब कुछ ऐसी चीज जो रदरफोर्ड ने प्रूव नहीं कर पाए. ओके, सो उससे अब हम डिस्कस करते हैं. The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. Any particle in a circular orbit would undergo acceleration. So friends, हम जानते हैं कि जो रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं. लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे तो देखो कोई भी जो चीज़ होती है अगर वो सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी. एंड द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. सो जो भी इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं दे विल अंडरगो एक्सेलरेशन. एंड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट एनर्जी, और एक्सेलरेशन के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को रेडिएट करेंगे. ओके, एंड देन thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus
If this were so, the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. We know that atoms are quite stable. So अगर ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लूज करेंगे सो कभी ना कभी तो इनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, एंड इफ दे विल लूज एनर्जी ये न्यूक्लियस में जाके कोलाइड हो जाएंगे, है ना. सो ऐसा होगा तो ये एटम तो स्टेबल नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ही नहीं करेंगे दे विल लूज एनर्जी. सो यहाँ पर ये एटम स्टेबल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अनस्टेबल. लेकिन फ्रेंड्स हम जानते हैं कि एटम्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं. सो अब इस चीज का आंसर, दिस वॉज अ ड्रॉबैक ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट. सो इन सभी लिमिटेशंस और डिफेक्ट्स को, रदरफोर्ड मॉडल के इन सभी डिफेक्ट्स को ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट साइंटिस्ट विच इज नील बोहर ने अपना मॉडल ऑफ एटम प्रेजेंट करा. सो दिस मॉडल इज नोन एज द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम एंड साइंटिस्ट का नाम है नील्स बोहर. ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द बोहर मॉडल ऑफ एटम. सो in order to overcome the objections raised against Rutherford model of the atom, Niels Bohr put forward the following postulates about the model of an atom. So the first postulate is only certain special orbits known as the discrete orbits of electrons are allowed inside the atom. So discrete orbits, देखो इलेक्ट्रॉन्स किस में रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में, जो कि किसके अराउंड होती है, न्यूक्लियस के. ओके, सो ये कुछ ऑर्बिट्स होती हैं, देयर आर सम स्पेशल ऑर्बिट्स जिनको हम कहते हैं डिस्क्रीट ऑर्बिट्स, और इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ओके, देन द सेकंड पोस्टुलेट इज while revolving in discrete orbits the electron do not radiate energy. सो हमें पता है कि रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम में ये एक डिफेक्ट था, ड्रॉबैक था, कि उसमें एटम्स अगर रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी लूज करेंगे, एंड इफ दे विल लूज एनर्जी वो कभी ना कभी उनकी एनर्जी लूज होगी एंड दे विल कोलाइड इन द न्यूक्लियस. लेकिन नील बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते टाइम इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते टाइम एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं. ओके, सो दिस वाज द बोहर मॉडल ऑफ एटम. Now let's move forward. So these orbits or shells are called the energy level. So ये जो shells और orbits होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, these are the energy shell and these orbits or shell are represented by the letter K, L, M, N और 1, 2, 3, 4. So देखो न्यूक्लियस के जो सबसे पास जो शेल है, ऑर्बिट है, that is known as the K shell or you can represent it by 1. Okay, so N is the number of that shell from the nucleus. So that is first. और वैसे ही एन एल शेल का है n इज इक्वल टू 2, देन n इज इक्वल टू 3, 4 एंड ऐसे ही आगे. ओके, सो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं द शेल ऑफ द एटम. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अब बात करेंगे कि हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन दीज डिफरेंट ऑर्बिट्स. सो ये जो ऑर्बिट्स हैं इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. सो हर एक शेल में एक फिक्स्ड क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ऐसा नहीं है कि इसमें कितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं. सो इसको एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. सो हाउ आर इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स. So first of all, the distribution of electrons into different orbits of an atom was suggested by Bohr and Bury. So जो एटम होता है उसमें न्यूक्लियस के अराउंड जो डिफरेंट ऑर्बिट्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन्स अरेंज्ड होते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, मतलब एक ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो उसको सजेस्ट करा था दो साइंटिस्ट, नील्स बोहर एंड ब्यूरी. ओके, सो the maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square where n is the orbit number or energy level. So किसी भी शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एकोमोडेट हो सकते हैं, उसको फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं. सो यहाँ पे 2n स्क्वायर में n क्या है, ऑर्बिट का नंबर, मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें न्यूक्लियस की जो सबसे पास वाली ऑर्बिट होती है दैट इज द K शेल और द 1. ओके, सो एनर्जी लेवल के हिसाब से K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले हम K शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उसे हम फाइंड करेंगे. सो 2n स्क्वायर है. सो यहाँ पे n क्या है, n इज 1. K शेल का क्या नंबर है, n क्या है, 1 है. ओके, सो 2n स्क्वायर मतलब 2, n की जगह 1 का स्क्वायर. सो 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 2 इंटू 1 इज 2. सो K शेल में आ सकते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, अब बात करते हैं एल शेल की. सो एल शेल मीन्स n इज इक्वल टू 2. सो 2 हो जाएगा. सो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 2 जा 8. सो 8 इलेक्ट्रॉन्स.
सो एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ओके, अब वैसे ही एम शेल में आ जाएगा 2 एंड 3 का स्क्वायर 9 एंड इट विल बी 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड वैसे ही एन शेल का हो जाएगा 2 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड 16 टू द 32 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो 32 इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन द एन शेल। सो ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज शेल्स, और ये कम भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कम ज्यादा हो सकते हैं बिकॉज दीज आर द मैक्सिमम नंबर। ओके, सो आई होप आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं डिफरेंट ऑर्बिट्स में ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब यहाँ पे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। The maximum number of electrons that can be accommodated in the outermost orbit is 8। So मैं आपको बता ही चुका हूँ कि किसी भी शेल में जो मैक्सिमम नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज 8। क्यों? देखो अभी मैंने को बताया कि एल शेल में के शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में है कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स, एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर एम शेल में 18 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे सो तब भी हम उस एटम को स्टेबल कहेंगे। सो अगर किसी आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स भी है किसी एटम के सो दैट एटम विल बी कंसिडर्ड एज स्टेबल। सो द इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट accommodated in a given shell unless the inner shells are filled, that is the shell are filled in step wise manner। सो देखो सबसे पहले के शेल को फिल करा जाएगा। अगर दो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में फिल हो गए हैं सो अब दूसरे शेल की तरफ मूव करेंगे हम। स्टेप वाइज ऐसे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट होते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए लेकिन के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। सो ऐसा नहीं होता है। ओके, सो स्टेप वाइज मैनर में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेटेड होते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज वैलेंसी। सो वैलेंसी क्या होती है फ्रेंड्स? वैलेंसी के बारे में हमने अपने पिछले चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में भी डिस्कस किया था टॉपिक। सो वैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, गेन कर रहा है या लूज कर रहा है, उसी कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। ओके, सो एटम स्टेबल कब होता है? जब उसके सारे शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फुल हो। अगर उसके 2 शेल्स हैं, उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। सो अगर उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं सो इट विल बी अनस्टेबल। उसके पास जब 8 होंगे सो दैट एटम विल बी कॉल्ड एज स्टेबल। सो कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लूज करता है। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन कर रहा है और कितने लूज कर रहा है उसी को हम कहते हैं उस एटम की वैलेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स present in outermost shell of an atom are called as valence electrons। मतलब एटम के आउटरमोस्ट शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन। सो नाइट्रोजन में फ्रेंड्स टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है? टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने प्रोटॉन्स होते हैं, सो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? के शेल में अभी हमने फाइंड करा था 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, अब कितने बच गए? 7 माइनस 2 5 इलेक्ट्रॉन्स बच गए। सो अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स कौन से शेल में आएंगे? एल शेल में। सो एल शेल में टोटल मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं और है कितने? 5 है। सो स्टेबल होने के लिए नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ये उस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। सो नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है? 3 है और उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है फ्रेंड्स? 5, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। स्टेबल होने के लिए दैट इज द वैलेंसी। So valency of an element can be used to find out how the atoms of an element will combine with the atom of another element to form a chemical compound। So मान लो 2 एटम्स हैं, so उनकी वैलेंसी पर बेस्ड वो दोनों कंबाइन हो सकते हैं and they can form a chemical compound। So for example, the number of electrons in the outermost shell of hydrogen is 1
and in magnesium it is 2. Therefore the valency of hydrogen is 1 as it can easily lose one electron and become stable. On the other hand, that of magnesium is 2 as it can easily lose 2 electrons easily and also attain stability. So friends देखो, हाइड्रोजन के केस में हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है 1, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए. सो या तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इस एक इलेक्ट्रॉन को ही लूज कर देगा. सो दोनों ही केसेस में इसकी वैलेंसी क्या होगी 1 ही होगी. अब बात करते हैं मैग्नीशियम की. सो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स. सो उसे कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है 6 इलेक्ट्रॉन्स की. सो अब या तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा किसी एटम से या वो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ही लूज कर देगा. सो ज्यादा एनर्जी किस में लूज होगी 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने में. सो यहाँ पर मैग्नीशियम क्या करेगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को जो आउटर मोस्ट शेल में उनको लूज कर देगा. सो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 2. ओके, सो हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1 एंड मैग्नीशियम की है 2 एंड दे कैन ऑल्सो अटेन स्टेबिलिटी. सो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन्स का गेन या लॉस करता है. ओके, सो इसी को हम कहते हैं वैलेंसी के कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं कितने गेन हो रहे हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं एग्जाम्पल बेरिलियम का. सो दिस इज बेरिलियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम. सो बेरिलियम का टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेरिलियम में 4 है. सो पहले शेल में कितने होंगे 2 होंगे. अब दूसरे शेल की बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं 2 ही बचे हैं. सो टोटल कितने आ जाएंगे इसमें 2. लेकिन स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में 8 होने चाहिए. सो यहाँ पर 2 है, 8 होने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए. सो 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बजाय बेरिलियम क्या इन दोनों को लूज कर देगा. ओके, सो इसकी बेरिलियम की वैलेंसी क्या हो जाएगी 2. और कोई एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 13 इलेक्ट्रॉन्स है. सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डन. सेकेंड शेल में कितने होने चाहिए 8. सो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन हो गए. सो अब कितने बचे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स बचे. सो आखिरी शेल में हम कितने रख देंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स. सो यहाँ पे स्टेबल होने के लिए कितने होने चाहिए 8 होने चाहिए. सो यहाँ पे 5 को गेन करने से अच्छा एल्यूमिनियम इन तीनों को लूज कर देगा. सो वैलेंसी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, सो वैसे ही हर एक एटम की वैलेंसी डिपेंड करती है. अब यहाँ पे आप हीलियम का एग्जांपल ले लो. हीलियम के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टोटल 2 है. सो आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए 2 ही होने चाहिए क्योंकि एक ही शेल है. सो कितने होने चाहिए 2. के शेल में 2 की रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम. सो यहाँ पे हीलियम क्या है स्टेबल है, उसे ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन गेन करना है और ना ही लूज करना है. सो हीलियम इज स्टेबल. ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज एटॉमिक नंबर. सो एटॉमिक नंबर क्या होता है द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर. कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं उसे हम कहते हैं उस एटम का एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है. इसका मतलब हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है ना. सो प्रोटॉन किसकी इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन के. प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं एक एटम में. सो एटॉमिक नंबर को सबसे पहले हम किससे डिनोट करते हैं Z सिंबल से, कैपिटल Z से हम एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं. ओके, सो सिंस द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल thus number of protons and number of electrons are equal. therefore so number of electrons and number of protons equal है. सो हम जानते हैं एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी इक्वल है एटॉमिक नंबर. सो किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके इक्वल है उस एटम का एटॉमिक नंबर. फॉर एग्जाम्पल कार्बन. सो कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6. इसका मतलब कार्बन में 6 प्रोटॉन है एंड 6 इलेक्ट्रॉन है. ओके, सो आई होप आपको एटॉमिक नंबर क्या है ये अच्छे से क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो अब बात करते हैं मास नंबर. सो किसी भी एटम का मास नंबर क्या होता है. ओके, सो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द मास नंबर. किसी भी एटम के जो न्यूक्लियस होता है
उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो उनके मास के सम को हम क्या कहते हैं, उस एटम का मास नंबर। देखो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास क्यों नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन का मास होता है नेग्लिजिबल, बहुत कम होता है, सो उसे हम नेग्लेक्ट करते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ही कंसिडर करते हैं। ओके, सो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास भी लगभग सेम होता है, दे हैव द सेम मास। So the sum of the mass of proton and neutron is equal to the mass number. अब it is denoted by A. So हम mass number को कैपिटल A से डिनोट करते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर को कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ओके, सो द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टुगेदर आर कॉल्ड द न्यूक्लियॉन। सो इनको हम टुगेदर क्या कहते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में होते हैं इनको टुगेदर हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। ओके, सो मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो एनसीईआरटी में फ्रेंड्स हमें एक बहुत ही ये इंपॉर्टेंट टेबल दी गई है, इसमें 1 से लेके 18 तक एलिमेंट्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर, उनका सिंबल, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन और कितने इलेक्ट्रॉन है उस एलिमेंट में, एंड फिर अगर हमें इलेक्ट्रॉन पता है कितने हैं, सो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फाइनली इज द वैलेंसी, उस एटम की वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी, मतलब वो एटम स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन या लूज कर रहा है। ओके, सो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो लेट्स से बोरॉन, सो बोरॉन का एग्जांपल लेते हैं। बोरॉन का सिंबल है कैपिटल बी एंड इसका एटॉमिक नंबर है 5। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दे आर इक्वल इन नंबर। सो यहाँ पे अगर बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 है, सो इसके अंदर कितने प्रोटॉन होंगे, 5 ही प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन भी 5 होंगे, बट न्यूट्रॉन इज 6। सो न्यूट्रॉन वेरी करता है हर एटम का। ओके, सो अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखते हैं। सो बोरॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए के शेल में। अब एल शेल में कितने होंगे, कितने बच गए, 5 - 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। सो हम के शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स रखेंगे। सो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स टू बी स्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन है सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब या तो बोरॉन 5 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या फिर इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा। सो जिसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी उसको करने से अच्छा हम इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे बोरॉन की वैलेंसी हो जाएगी 3, क्योंकि कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। ओके, सो अब एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, वैसे एटॉमिक नंबर है 12, प्रोटॉन है 12, इलेक्ट्रॉन 12 है एंड न्यूट्रॉन भी इसके 12 भी है। ओके, and distribution of electrons is 2 8 2। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ही बचे हैं, सो अगले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन होने कितने चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स या तो गेन करें या 2 लूज कर दे मैग्नीशियम। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं मैग्नीशियम, दैट्स व्हाई वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2। ओके, सो ऐसे ही हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रोटॉन एंड उसका एटॉमिक नंबर क्या है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में। सो सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होते हैं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर नोन एज आइसोटोप्स। मतलब ऐसे एटम्स जो सेम एलिमेंट के हों लेकिन उनका जो मास है वो डिफरेंट है, उनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन देयर मास नंबर इज डिफरेंट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल कार्बन। सो कार्बन का 2 एटम्स हैं, यहाँ पे एक कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर तो सेम है 6 है, लेकिन एक का मास है 12, एक का मास है 14 यू। ओके, सो एक का मास है 12 यू एंड एक का मास है 14 यू। ओके, सो ये क्या है, ये 2 आइसोटोप्स है कार्बन के। ओके, सिमिलरली हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन के भी टोटल 3 आइसोटोप्स हैं। सो यहाँ पे पहला है
हाइड्रोजन, इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, एंड देन इसका मास है 2u। ओके, सो इसका मास है 1u एंड उसका मास है 2u। ओके, सिमिलरली क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन का एक आइसोटोप है जिसका मास है 35u एंड अगले का है 36u। सो एटॉमिक नंबर सेम है, दोनों सेम एलिमेंट के हैं, लेकिन इनका मास डिफरेंट है। ओके, सो ऐसे एटम्स को हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं आइसोबार्स के बारे में। सो आइसोबार्स है जस्ट अपोजिट ऑफ आइसोटोप्स। द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर नोन एज आइसोटोप। मतलब ऐसे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हों लेकिन उनका मास नंबर सेम है, दे आर इक्वल इन मास, सो ऐसे एटम्स को हम कहते हैं आइसोबार्स। ओके, सो इसके भी एग्जांपल देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। सो Ar इज आर्गन, K इज स्टैंड्स फॉर पोटेशियम एंड Ca इज कैल्शियम। सो ये तीन डिफरेंट एलिमेंट के एटम है ना, बट लेकिन इनका मास क्या है? इन तीनों एटम्स का सेम है। सो दीज आर आइसोबार्स। सो यहाँ पे देखो, आर्गन का मास है 40u और एटॉमिक नंबर है 18। यहाँ पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19 लेकिन मास है 40u। कैल्शियम का मास भी 40u है लेकिन यहाँ पे एटॉमिक नंबर 20 है। सो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है लेकिन मास सेम है। सो मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। सो आर्गन में 18 प्रोटॉन्स है, 22 न्यूट्रॉन्स है। यहाँ पे 19 प्रोटॉन्स है, 21 न्यूट्रॉन्स है। सो यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन डिफरेंट है लेकिन टोटल मिलाकर मास क्या है? तीनों का सेम है। सो दीज आर नोन एज दी आइसोबार्स। ओके, सो आई होप आपको आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। सो फ्रॉम दिस टॉपिक वी केम टू एन एंड टू आवर चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। आई होप आपको ये सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स थे आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक या क्वेश्चन में कोई भी डाउट है सो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।